नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार भारत सरकार पाकिस्तान को सबक सिखा रही है, हर मोर्चे पर। लेकिन एक मोर्चे पर सबक सिखाना पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी है और वो पहलगाम हमले के बाद से ये मांग लगातार जोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे मारना है, सबक सिखाना है। और ऐसा सबक कि वो दोबारा ऐसी नापाक हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। अब इसी को लेकर 7 मई को गृह मंत्रालय ने देश के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल रखी है, यानी कि युद्ध की परिस्थिति में यदि युद्ध के हालात बनते हैं तो फिर हमें कैसे उसमें तैयार रहना है, कैसे उससे बचना है, इसको लेकर मॉक ड्रिल है। ये तैयारी अब पूरे देश में चल रही है। 7 मई की तारीख रखी गई है और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहर हैं और वहाँ पर ये मॉक ड्रिल होनी है। क्या रोड मैप है सरकार का इसको लेकर के, क्या प्लान है और हम कितने तैयार हैं? देखिए, कल 250 से ज़्यादा ऐसे प्लेसेस आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर मॉक ड्रिल होनी है और खासकर ये वो प्लेसेस हैं जो बॉर्डर एरिया से सटे हुए हैं। ठीक है। क्योंकि इसका मकसद एक है कि अगर इन केस आगे युद्ध होता है तो कैसे आम लोगों को प्रिपेयर किया जाए, और इसमें ब्लैकआउट उनको बताया जाएगा क्या है। ठीक है। कि भाई ब्लैकआउट की स्थिति में आपको स्ट्रीट लाइट्स बंद करनी है, अपने घरों की लाइट्स बंद करनी है, गाड़ियों को ऑफ करना है, ताकि अंधेरे में जब कोई इस तरह की एयर स्ट्राइक होती है तो दुश्मन जो है वो देख ना पाए, हाँ, देख ना पाए कि कहाँ पे लोग हैं, निशाना कहाँ है हाँ, एग्जैक्टली। तो ये एक सिखाया जाएगा। और दूसरी चीज़ें इसमें जो वॉर रिलेटेड मॉक ड्रिल है वो बताई जाएगी, जिसमें कि अगर स्ट्राइक होती है तो आपको कहाँ कैसे भागना है, कैसे बचना है, कहाँ जाकर बचना है एग्जैक्टली, वो कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर आप बच सकते हैं। जैसे बंकर्स होते हैं, सबवेज होते हैं। आप बंकर्स इन द सेंस कि कोई ऐसी जगह जो ज़मीन से नीचे हो, चाहे वो सबवे हो, चाहे वो बेसमेंट एरिया हो, ऐसी कई जगह होती है हमारे घर। पैदल पारपथ भी बने रहते हैं जो तो सड़क वो पार करने वाले। लेकिन अब सवाल ये है ना कि उस सिचुएशन में कौन क्या केपेबल हो पाएगा जहाँ वहाँ पहुँच सकने में। तो ये सबसे बड़ी बात है। और बॉर्डर एरिया की भी मैं देख रहा था, जम्मू कश्मीर के इलाकों में जो स्कूल हैं वहाँ पर भी बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर इस तरीके के हालात होते हैं, ऐसी परिस्थिति होती है तो आप क्लासरूम में कैसे हाँ, बचें। नेचुरली वो तो वो उनको एक बेसिक ट्रेनिंग भी दी जा रही तो है। अब इसको ये सोचा जाए कि इसको क्या माना जाए, क्या युद्ध की ये कवायद है या लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। इसको लेकर कई सारी बातें हैं। देखिए, इसको लेकर कोई स्पेसिफिक तो है नहीं कि हो भी रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन इतना है कि ये ऑर्डर जारी करने का मतलब ये है कि आप आम लोगों को तैयार रहें, अलर्ट रहें, अलर्ट रहें कि अगर इन केस हमें जाना पड़ जाए तो आप ये ना हो कि आपको पता ना हो। ठीक है। जो छोटी मोटी चीज़ें, चाहे वो ब्लैकआउट वाली बात हो, चाहे वो जो युद्ध विराम के बाद जो स्थिति बनती है जिसमें अगर कोई अटैक करता है तो उससे बचने की बात हो, या फिर और मेजर्स हो कि भाई आग लगे तो आप कैसे उससे बचना है, कैसे उसको बुझाना है, जो बुझा सकते हैं। छोटी मोटी आग की बात कर रहा हूँ। और ऐसे में अब लोग तो इसके लिए ऑब्वियसली कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा इससे क्या मतलब। हालांकि देखिए, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि देश का मामला है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो सभी का मतलब है, सभी का मतलब है उससे, चाहे कोई माने चाहे ना माने। लेकिन कई सारे ऐसे धड़े भी होते हैं और कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सोचते हैं भाई हमारा क्या मतलब है, अब ये तो सरकारी फैसला है, जो भी है ये अपने आप निपटे सरकार, इसमें हमारा क्या, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। ऐसे भी सोचने वाले लोग होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 4 बार ये मात खा चुका है पाकिस्तान हमसे, 47 में, 65 में, 71 में और 99 में, चारों बार मात खा चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब ये 5वीं बार क्या सैन्य स्थिति क्या है। अगर हम बात करें भाई पानी से हमारी क्या, अगर पानी से हम वार करेंगे यानी जहाज, नौसेना, हम ज़मीन पर रहेंगे और हम आसमान में रहेंगे तो हमारी क्या स्थिति है। तीनों स्थिति में आपको नटशेल में बताया था, जो डाटा भी है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का डाटा है 2025 का, जिसमें है कि भारत की सेना दुनिया की सबसे चौथी शक्तिशाली सेना है। और यही अगर पाकिस्तान की बात करें तो 15वीं है उनकी। यहाँ पर करीब 15 लाख एक्टिव सैनिक है भारत में। आप सोचिए, जो थल सेना के हैं 15 लाख सैनिक है। इसके अलावा उनके 11 लाख के आसपास रिजर्व सैनिक है। भारत की बात करो, रिजर्व जो होती है। इसके अलावा करीब 4600 टैंक हैं, 2200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 600 फाइटर जेट जिनको कहा जाता है, युद्धपोत 150 हैं, जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ है वो 2। तो मिसाइल्स की बात करें तो हमारे पास ब्रह्मोस भी, हमारे पास अग्नि 5 भी है। हालांकि उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें कंपैरेटिवली, लेकिन बहुत कम है हमारी तुलना में। हमारी तुलना में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की सेना करीब 5.5 लाख, नौसेना तो उनकी 5.5 लाख। हाँ,
2400 के आसपास टैंक हैं, 425 उनके पास कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है और एक छोटा नौसैनिक बेड़ा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो इस सेंस में अगर बात करें थल सेना के सेंस में, तो हमारी पावर बहुत ज़्यादा है। और खासकर अभी हमने राफेल की भी डील की है 63,500 करोड़ की फ्रांस के साथ, तो ये हालांकि वो भी आया नहीं है, लेकिन वो आ जाएगा आने वाले वक्त में। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान के पास शाहीन 3 जैसी मिसाइल्स हैं, इसके बाद गौरी भी है उसके पास, और हम तो कुल मिलाकर हमारा जो ये सैन्य शक्ति है वो बहुत ज़्यादा हम आगे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना कि इस हालात में क्या ये हम वैसा सोच रहे हैं कि भाई यूक्रेन और रशिया टाइप युद्ध ना हो जाए, जैसे तो उस स्थिति में तो पाकिस्तान है ही कहाँ, कितने दिन टिक पाएगा पाकिस्तान? मैं वही ना, वो भी उसकी भी रिपोर्ट है कि वो ज़्यादा दिन 4 दिन मुश्किल से टिक पाएगा, ये रिपोर्ट कहती है। हालांकि अगर उच्च तीव्रता वाला युद्ध होता है, तो मतलब एकदम हाई इंटेंसिटी वाला होता है, तब की बात हो रही है, मुश्किल से 4 दिन, क्योंकि उनके पास इतनी है ही नहीं कैपेसिटी। अब इतने मात खाने के बाद, उसके बावजूद अगर वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो बड़ी विचित्र बात है, पहली बात। दूसरी बात, अगर परमाणु हथियारों की बात कर लो, जो सबसे ज्यादा डेंजरस हम मानते हैं, हाँ, जिसकी बार बार वो धमकी भी देता है, गीदड़ भपकी, गीदड़ भपकी जिसको कहते हैं, करीब 120 के आसपास और 150, यानी कि शायद पाकिस्तान के पास थोड़े ज़्यादा हैं, ऐसा कहा जाता है। एक वही देश जो कि जिसको कहा जाए कि बिल्कुल अनसर्टेन है, हाँ, और उसके पास इतने ज़्यादा परमाणु, और वो भी चाइना की आधी तो टेक्नोलॉजी है उसके पास, चाइना ने बहुत मदद की है उसकी। तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इसी की धमकी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें पीएम भी जो है वो टाइम टू टाइम मीटिंग्स भी कर रहे हैं। हमने देखा नौसेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों अध्यक्षों से मिले, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जो हेड हैं उनसे मिले। इसके अलावा रोज़ उनकी मुलाकात गृह मंत्री से, तमाम लोगों से हो रही है, ताकि एक वो असेसमेंट ले सके कि भाई क्या कितना वाकई तैयार है। क्योंकि देखिए, इसमें बीजेपी की साख भी जुड़ी हुई है, बीजेपी क्या है, देश की साख भी जुड़ी है। अगर हमला नहीं होता है तो नेचुरली, या कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता, तो सरकार के ऊपर सवाल भी उठते हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ हमले के सारे रिपरकशन भी देखे। और जहाँ तक सैन्य शक्ति की बात है, वो मैंने आपको बताई। युद्ध की स्थिति की बात है, वो बताई कि 4 बार हार चुके हैं पाकिस्तान, 4 बार हार चुके हैं। लेकिन सवाल यही है ना, इन तमाम चीज़ों के इतर बहुत सारे ऐसे धड़े भी हमारे देश में ही हैं, जो वो कहते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं युद्ध से। वो कहते हैं हमें क्या, हमें क्यों सरकार इस झमेले में डाल रही है, हमारा क्या मतलब है, क्योंकि देश तो हमारा भी है ना, तो इसलिए मतलब है हमारा। वो कहते हैं भाई आतंकवादियों ने किसी को मारा तो आप आतंकवादियों को मारिए। इस टाइप के भी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि आप देश की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल, ये तो चलिए जाहिर है मॉक ड्रिल इसीलिए हो रही है कि इस तरह की परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, या उसके लिए हम कितने तैयार भी रहें समय रहते। दूसरा ये कि जो भारत ने स्ट्राइक की है, चाहे वो आर्थिक स्ट्राइक हो, जो जल प्रहार किया है पानी रोककर, और मजबूर कर दिया है पाकिस्तान को उसके अपने ही घर में बिना फ्रंट लाइन पर कुछ आए हुए, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान आप देख पा रहे हैं? नुकसान है तो, और युद्ध की स्थिति अगर बनती है, बिल्कुल नुकसान है। क्योंकि आप देखिए, सिंधु जल समझौता रद्द हुआ, वहाँ से वाटर लेवल उनका डाउन होना शुरू हो गया चिनाब में। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे जो फैसले थे, चाहे अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानियों को भेजने का हो, एयर स्पेस बंद करने का हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए हो। कल तो मैं बल्कि ये भी पढ़ रहा था कि वित्त मंत्री ने भी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उससे अनुरोध किया कि इनकी फाइनेंस रोकिए, IMF से अनुरोध किया कि इनको फाइनेंस जो है उनका रोका जाए, जो इनको ऋण मिलता है। आप सोचिए, उनकी जीडीपी का करीब 40 से 50% तो उधार पर है, उनकी जीडीपी चल रही है। बलूचिस्तान से वो उभर नहीं पाए हैं, तालिबान उनके पीछे पड़ा रहता है। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में क्या वो युद्ध की स्थिति में है भी नहीं है, बस परमाणु एक है तो उस पर उछलते रहते हैं, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। और हमने देखा कि हिरोशिमा नागासाकी पर जब परमाणु का इस्तेमाल हुआ तो क्या हालात हुए थे। वो तो आज की समय में कोई इतना आसान नहीं होता। दुनिया उसके लिए तैयार भी नहीं है, और उस तरीके की स्थिति अभी विश्व में नहीं है कि परमाणु अटैक जैसी कोई परिस्थिति बने। उस लेवल का भी कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती हुई समूचे विश्व में कहीं दिखाई नहीं देती। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर